जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 बिहार बीएड जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है 2024 का, उसके लिए मैं लेके आया हूँ जो न्यू सेशन है 2024 से 26 तक। और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा यह आयोजित कराया जाता है परीक्षा। तो आइए इस सेशन को सीबीटी बीएड 2024 इसमें टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक वाले सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आपको बताएं दोस्तों, आज की जो सेशन होने वाली है हम लोग प्रीवियस ईयर में, इससे पहले मैंने जो 2018 वाले थी वो मैंने करा दिया। आज जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों 2019 में जो पूछी गई थी प्रश्न, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन मिलने वाली है इसमें। आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अपना स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है बिहार सीईटी बीएड एग्जाम 2019 में पूछा गया। पहला सेक्शन हम लोग का आता है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो आइए हम लोग पैसेज को देखते हैं और क्या हमारा क्वेश्चन बनता है पैसेज से। चलिए, तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है कि 1 से लेके 10 तक ये हमें पैसेज को पढ़ना है। तो 1 से 10 तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, जबकि जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में टोटल आपको 15 क्वेश्चन पूछने को मिलती है ना, देखने को मिलती है। तो आइए इस हम क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग। इस पैसेज को आप पॉज करके इसे रीड करिए, ठीक है ना। इसमें बोला गया है कि एक द टावर है पोएम जो लिखा गया है ईस्ट के द्वारा। इट हैज़ 3 पार्ट दैट क्रॉसपॉन्ड्स टू 3 स्टेज ऑफ लाइफ, है ना। इसमें बताया गया है कि अब आपकी जीवन जो है 3 स्टेज में बांटी गई है और 3 मोड्स ऑफ रिलेटिंग टू द वर्ल्ड बट नॉट अ सेम एज अ सिंपल एज यूथ, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, है ना। ये 3 अपने अवस्थाओं को बांटने के लिए इस पोएम में बोला गया है। और तीनों जो है सेम नहीं होती है, सिंपल नहीं होती है, इसके बारे में इसमें बताया गया है ना। रैदर द फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड पोएम इन अ 3 पोएम sequence chart the internal experience of an accelerating mind within a declarence body. The second part is the more external reminiscence passing elegically over the lore of the land, है ना। आप इसे आगे पढ़िएगा दोस्तों। हम आगे सीधे क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए, हमारा इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि द ऑथर कंप्रेस द पोएम एज अ होल टू। आंसर बनेगा क्या, इसमें बोल रहे हैं आंसर बनेगा अ डैइंग पर्सन। मतलब इफ वी थिंक ऑफ दिस पोएम एज अ सेरेमनी एंड इज अ न्यू के आधार पर जो है ऑथर पोएम को एज अ होल डाइंग पर्सन से की गई है ना। नेक्स्ट देखिए, द पोएट मस्ट find the memories in which he was most alive in order to। आंसर बनेगा हम लोग का राइट आंसर लिव दिस वर्ल्ड विथ सिग्निफिकेंस। आंसर हमारा राइट आंसर इसमें डी बनेगा। पैसेज के अंतिम में जो पारा के वाक्य के आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है कि द पोएट मस्ट फाइंड द मेमोरीज इन विच ही वॉज मोस्ट अलाइव टू ऑर्डर टू लिव दिस वर्ल्ड विथ सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट देखें, द फ्रेज पासिंग एलिजिकली ओवर द लोर ऑफ द लैंड indicate that the poet was a dash, that the poet was speaking as a फर्नल। आंसर बनेगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखें, द फर्स्ट एंड थर्ड पोएम्स डिफर फ्रॉम द सेकेंड in that they give an account the poet's inner experience। आंसर राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखें, द 3 स्टेज ऑफ लाइफ रेफर्स टू डैश। अभी हमने बताया कि इसमें कौन कौन से स्टेज बताया गया है लाइफ का, तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी 3 ways of being
इन द वर्ल्ड, मतलब आंसर बनेगा राइट आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा, द टावर इज अ पोएम रिटन बाय ईस्ट, दिस इज अ डैश, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, आंसर ए। नेक्स्ट देखिए, द सेकेंड पार्ट इज अ मोर एक्सटर्नल, रिमेंशियंस पासिंग इलिजिकली over the lore of the land, this is a dash, this is a complex sentence, आंसर राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए कि पासिंग इन द सेंटेंस इन ए क्वेश्चन 7 इज अ डैश इज अ जीरंड, जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो बताना है वो क्या है, तो एक जीरंड है। नेक्स्ट है पासिंग इन, इफ दिस passing in, if this passing is to have any means, is a noun, आंसर बनेगा राइट आंसर ए। नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट वर्ल्ड रेफर्स टू डैश, द नेक्स्ट वर्ल्ड रेफर्स टू द वर्ल्ड ऑफ डेथ, आंसर बनेगा राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट भी हमारा बोल रहा है कि इसमें भी पैसेज ही है दोस्तों, आपको 11 से 20 तक आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस पैसेज को भी आपको रीड करना है, ठीक है, केयरफुली रीड करना है। एजुकेशनल प्लानिंग शुड आई एम द मीटिंग द एजुकेशनल नीड्स, इसे भी आप रीड करिए और इसे बनाइए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बना है कि आवर सेक्टर ऑफ एजुकेशन हैव बीन बिल्ट अप ऑन द एजम्पशन दैट, आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर बी, देयर इज इंटरनल पॉइंट ऑफ एजुकेशन इंटरनल पॉइंट टू एजुकेशन, आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्या है, द बेसिक फॉर क्रेडेंशियल फॉर वाइबल एजुकेशन सिस्टम शुड बी डैश, शुड बी परफॉर्मेंस, आंसर राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द प्रेजेंट एजुकेशन स्ट्रक्चर assume that education is one time process, आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन हैज अ 3 लेयर हायरार्ची, आंसर बनेगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, एजुकेशनल प्लानिंग शुड एम एट मीटिंग द एजुकेशन नीड्स ऑफ डैश ऑल एज ग्रुप्स, आंसर बनेगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो आता है सामान्य हिंदी का। देखिए इसमें क्या है प्रश्न, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संधि। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, जैसे सूरज और इंद्र है ना, सूरज और इंद्र, इससे बनेगा क्या सुरेंद्र। संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, वो 3 कौन कौन से बताइएगा। एक स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है ना। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आता है, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, और समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलकर बना होता है, उसे समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है कि समास शब्द का अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपको पता है संक्षेप होता है, संक्षेप, आंसर राइट आंसर ये होगा। समास शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा शब्द बनाते हैं तो उसे हम लोग समास कहते हैं। रसोई घर के लिए तो रसोईया घर, 10 आनन है जिसके, मतलब 10 आनन मतलब रावण। और समास के भेद होते कितने हैं दोस्तों, तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन, तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास होते हैं ना। अगला प्रश्न देखिए, जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद जो है प्रधान होता है वो कौन सा समास कहलाता है, वो कहलाएगा बताइए, आंसर बनेगा बहुब्रीहि समास, आंसर सी बनेगा बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद छोड़कर अन्य पद प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका है अर्थात गणेश जी।
गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। अगला प्रश्न देखिए, संधि और समास में क्या समानता है? संधि और समास में समानता क्या है दोस्तों? तो दोनों में शब्द संक्षेप हो जाते हैं ना। आंसर बनेगा राइट आंसर सी। समास और संधि में समानता, समास में जानते हैं हम लोग क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाए जाते हैं, है ना। बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। और संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो आप देख रहे हैं 10 आनन है जिसका रावण, और यहाँ पे संधि में कहेंगे चिर जोर आयु, चिर आयु, है ना। अगला देखिए, लोटा डोरी कौन सा समास है? लोटा डोरी कौन सा समास है? तो आंसर बनेगा आपका द्वंद्व समास। राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। क्यों? आपने देखा ये एक बीच में इसका है ना ज्वाइंट, ये किससे जुड़ रहा है? तो इस कारण ये द्वंद्व समास होगा यहाँ पे। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान विग्रह करने पर और अथवा या जैसे शब्द का प्रयोग होता है उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, हाइपन लगा रहता है ना, तो इसलिए हम लोग इसे द्वंद्व समास कहेंगे। अगला देखिए, हथकड़ी में कौन सा समास है? बताइएगा, हथकड़ी में कौन सा समास है? तो आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर बी, तत्पुरुष समास है। राइट आंसर बनेगा बी, तत्पुरुष समास। हथकड़ी शब्द का समास विग्रह हाथ के लिए कड़ी होता है ना, यह संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शब्द के बाद भाग में लगकर जो संबंध तत्व नए शब्द निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग प्रत्यय। शब्द के बाद भाग में लगकर जो संबंध तत्व नया शब्द को निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ जोर आई, पढ़ाई हो गया ना। भला जोर आई, भलाई हो गया। दया जोर आलयु, दयालु हो जाएगा। और उपसर्ग तो आपको पता है, जिस शब्द के आगे लगकर, मतलब उप जोर हार, उपहार होगा। अगला प्रश्न देखें, धुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है? बताना है आपको, इसमें कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो अक्कड़ इसमें प्रत्यय है। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिए, कवि विरहा कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं? श्रृंगार रस के हैं। आंसर सी बनेगा, श्रृंगार रस के हैं। रस और उसके अस्थाई भाव को जानते हैं हम लोग ना। श्रृंगार रस, यह इसकी अस्थाई भाव रति है, हास्य का हास है, रौद्र का क्रोध है, भयानक का भय है, करुण का शोक है, और वीर का उत्साह है, और भक्ति का भगवत विषयक रति या अनुग्रह है। अगला देखिए, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? कितनी मात्रा है? तो इसमें कुल 13 मात्रा है। आंसर बनेगा राइट आंसर सी होगा। दोहे के पहले और तीसरे चरण 13 मात्राएं होती है, जबकि दोहे के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। अगला देखिए, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो आंसर बनेगा आपका डी, यमक अलंकार, है ना। यमक अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। वाक्य में शब्दागत चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और विकृत अलंकार। तो अलंकार के नाम जो है उपमा, भिन्न पदार्थों का सदृश प्रतिपादन करता है। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर, ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, है ना। श्लेष अलंकार में जानते हैं एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो। जैसे रहीमान पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरे, मोती मानुष चून, है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार में जानेंगे कि उपमय में उपमान की संभावना होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं। जैसे मुख मानो चंद्र है। यमक अलंकार को जानते हैं हम लोग, शब्द की आवृत्ति हो और हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मदकाता, ये हमारा क्या है? यमक अलंकार है। अगला प्रश्न देखें, अंडे अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ होगा आपका अनुभावहीन व्यक्ति।
आंसर बनेगा राइट आंसर डी। आपको बताना है दोस्तों कि अंधे की लाठी, अंधे की लाठी का होता है क्या है, एकमात्र सहारा। कलेजा फटना मतलब बहुत दुख होना। चांदी होना यानी लाभ ही लाभ होना। मक्खी मारना मतलब कुछ न करना। और दांत में जीभ होना मतलब दांतों में जीभ होना मतलब चारों तरफ विरोधी के बीच में घिरे रहना। अगला प्रश्न है हमारा कि अम्बु शब्द के पर्यायवाची शब्द का हमें चयन करना है। अम्बु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, जल। आंसर बनेगा सी, जल होगा इसका। जल के अन्य भी पर्यायवाची कौन कौन है, वारी है, नीर है, पानी है, पय है ना, उदक है। और आग का क्या होता है, आग का भी जान लेते हैं हम लोग दोस्तों। आग का अग्नि होता है, दहन होता है, ज्वलन होता है, धूमकेतु होता है ना। और आम का क्या होता है, तो आम का भी जानिए। आम का होता है आम्र होता है, रसाल होता है ना, अमृत फल होता है, पिकबद्धू होता है। और हवा के बारे में भी जानते हैं, हवा का होता है पवन, मारुत, वायु, समीर है ना, ये सब होता है। अगला देखिए, मृगांक शब्द के पर्यायवाची शब्द का हमें चयन करना है। मृगांक, मृगांक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सुधाकर। आंसर बनेगा सी, सुधाकर होगा मृगांक का। लोचन का पर्यायवाची क्या होगा, लोचन का जानते हैं हम लोग, तो लोचन का पर्यायवाची शब्द आँख होगा है ना, नयन होगा, नयन होगा, नेत्र होगा, चक्षु होगा है ना। और मृग का पर्यायवाची, मृग का भी जानते हैं हम लोग, मृग का पर्यायवाची हिरण होगा है ना, कृष्ण, कृष्णा साढ़ होगा, कुरंग होगा। और कलोल, यहाँ पे है दोस्तों कलोल। कलोल का क्या होता है, तो कलोल का पर्यायवाची होगा केली होगा, विहार होगा, मस्ती होगा, अठखेली होगा है ना। सुधाकर का पर्यायवाची आप और भी जान लीजिए, मयंक होगा, निशाकर होगा, हिमांशु होगा, इंदु और चांद, शशि भी होगा है ना। अगला देखिए, विधि शब्द के विलोम शब्द का हमें चयन करना। विधि का विलोम क्या होता है, विधि का विलोम जो होता है निषेध होता है। आंसर बनेगा ए। विधि का अर्थ होता है व्यवस्था, आदि का ढंग है ना, प्रणाली, अनुकूलता यह होता है। और निषेध का अर्थ होता है रोक, बाधा, मना करना। अगला देखें तो तीसरा हमारा सेक्शन आता है। ये तीसरा सेक्शन क्या है दोस्तों, तो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन है। तो आइए इसमें देखिए, प्रश्न नंबर हमको 31 से 34 तक इसी से बनाना है। इसको पढ़ने के बाद ठीक है कि एक परिवार में 6 सदस्य MNOPQR। आर की बहन ओ है, ठीक है, आर की बहन कौन है, ओ है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आर की माँ का बहनोई एन है, एम का पिता पी है, पी का पोता आर है, परिवार में 2 महिलाएं हैं, तो आर की माँ कौन है हमें बताना है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं यहीं पे। देखिए बोल रहा है कि आर जो है, आर की बहन कौन है, ओ है, तो इसे माइनस रखिए और इसे प्लस रखते हैं हम लोग, ठीक है। बहन है ये भी याद रखें, इधर जो है ये बहन। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि आर की जो माँ, ठीक है, इसकी माँ कौन है, क्यू। और यह पति पत्नी, यह इसके जो हस्बैंड है वो है एम, ठीक है। अब इसके जो पिताजी हैं वो है पी। अब यहाँ पे इसके क्यू की बहनोई जो है वो है एन है, तो ये तो प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बताना है हम लोग को दोस्तों कि आर की माँ कौन है, तो आर की माँ कौन आ रही है, यहाँ पे क्यू आ रही है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी, इसमें क्यू है, ठीक है। परिवार में कितनी पीढ़ी का सदस्य है, कितनी पीढ़ी का सदस्य आपको दिख रहा है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे एक, ये 2 और ये तीसरी, 3 पीढ़ी तो यूं ही दिख रहा है ना दोस्तों। तो यहाँ पे 3 पीढ़ी का सदस्य हो जाएगा ना। तो देखिए हमने एक डायग्राम से ये अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, अभी हमें 2 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, तो इसे आप भूलना नहीं है, इसे हम लोग रखेंगे ही आगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो 31 का आंसर आपका सी हो गया, 32 का आंसर आपका बी हो गया, ठीक है, 32 का बी हो गया। अब 33 और 34 का देखते हैं हम लोग क्या आता है। देखिए यही था ना हम लोग का। तो देखिए 33 में क्या बोल रहा है दोस्तों कि परिवार में 2 महिला सदस्य हैं। परिवार में 2 महिला सदस्य कौन कौन है दोस्तों, तो बताइए कौन कौन है परिवार में 2 महिला सदस्य। एक तो ओ यहाँ पे आ रही हैं, और एक कौन, क्यू, क्योंकि आर की माँ है ना, और इसकी बहन, तो ये तो 2 महिलाएं जो आ रही हैं। तो ये कौन कौन आ रही है, क्यू और ओ, क्यू और ओ किस में है, क्यू और ओ ऑप्शन नंबर डी। 33 का क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है। 34 का देखिए क्या है, 34 में बोल रहा है हम लोग का कि एम और क्यू
की पुत्री कौन है? एम और क्यू, एम कहाँ पे है दोस्तों? एम और क्यू की पुत्री कौन है? यही ना है, ओ है। तो आंसर क्या बनेगा? ओ। राइट आंसर इसका डी होगा, और इसका भी डी होगा, और इसका बी होगा, है ना। देखिए अगला, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि लुप्त संख्या को हमें पता लगाना है कि इसमें क्या लुप्त है। तो आइए लुप्त संख्या को ज्ञात किया जाए। देखिए 33, 54 तो अगले में क्या आने वाला है। तो ये 33 आया कैसे, ये भी पहले जानते हैं। देखिए 3 का होल स्क्वायर करिए, 2 का होल स्क्वायर करिए, फिर 2 का होल स्क्वायर, फिर 4 का, तो कितना आ जाएगा? 9 4 13, 4 17, फिर 16 उसमें ऐड करिएगा तो 33 आएगा आपके पास, है ना। फिर वैसा ही आपको करना है, 9 16 4 और 25 सभी को ऐड करिएगा तो 54, तो यहाँ पे ऐड करिए 36 25 16 और 9, इस सभी को ऐड करिएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास दोस्तों? सभी को ऐड करिएगा तो 86। ऑप्शन नंबर आपके आएंगे राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि प्रश्न नंबर 36 से लेकर 39 तक बनेंगे इससे। तो देखिए ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक श्रृंखला दी जा रही है, लुप्त पद को भरने के लिए विकल्प में सही पद का हमें चयन करना है। तो देखिए 0 से 7, 7 से 26, 26 से 63, 63 से अगली संख्या क्या आएगी? उसके बाद 215 है। तो आइए देख लेते हैं कौन सी संख्या आएगी। 0 से 7 यानी कितना इंक्रीज कर रहा है? 7 बढ़ रहा है, यहाँ से 7, यहाँ से 19, यहाँ से 37, तो अगली संख्या क्या होगी? 61। वो 61 कैसे आएगी वो भी हम बताएंगे दोस्तों। अगला 91, ठीक है। तो 61 आप इसमें इंक्रीज करिए तो कितने आपके आ जाएंगे? 124, ठीक है। हमने तो आंसर 124 मंगा लिया। अब देखिए यहाँ से जो इस दोनों की डिफरेंस कितनी है? 12। इस दोनों की डिफरेंस कितनी है दोस्तों? 18। इस दोनों की डिफरेंस 24। इस दोनों की डिफरेंस 30। आपने देखा क्या कितना का डिफरेंस आ रहा है? हर में 6 का डिफरेंस आ रहा है, इस कारण हमने यहाँ पे 61 लिया और आया हमारा 124, ठीक है। तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए इसमें भी 3 से 16 से 42 से 31, 81 है, 81 है, उसके बाद 133, तो अगली संख्या क्या आने वाली है? तो क्या आएगी दोस्तों? यहाँ 3 से 16 जो गया है इसमें प्लस 13 किया है, ठीक है। फिर इसमें 26, इसमें 39, तो ये तो बहुत ही सिंपल 13 का टेबल इसमें मिले जा रहा है। 52, तो अगला क्या होगा? 65, बस ऐड करिए, 65 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, 8 2 है, ठीक है। 3 और 6 9, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी आएगा, राइट आंसर सी बना। अगला देखिए 1 8 27, ये तो यहाँ पे दिख रहा है क्यूब है दोस्तों, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, तो 4 का क्यूब क्या होगा? आंसर नंबर बी। अगला देखें 2 9 23 51 107, तो अगली संख्या क्या आने वाली है? तो देखिए यहाँ पे 2 से 9 गया यानी 7 बढ़ा, 9 से 23 गए यानी 14। ये देखिए अब 7 का टेबल आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो बस 7 का टेबल, अगली क्या बढ़ेगी? 112, यानी कितना हो जाएगा? 119। आंसर बनेगा डी। सब 2 टाइम्स बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। 7 से 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना 112। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि फैमिली, यहाँ पे बोल रहा है कि फैमिली को ये, ठीक है, सिस्टर को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है इसका क्या लिखा जाएगा कूट भाषा में, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या दोस्तों, एक चीज़ इसमें कुछ तो कुछ कॉमन रहा होगा। जैसे आई, आई का क्या बोल रहा है इसमें? 4, तो इसमें आई का क्या बोल रहा है? 4, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे भी इसी से लेकर निकालना है। तो स्टार्ट एम का वैल्यू यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एम का वैल्यू 6 है, तो इसमें भी आपको 6 रखना है। 6 सभी से स्टार्ट, ठीक है। उसके जस्ट बाद आई, आई का 4 है, सभी में 4 है, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है दोस्तों? उसके बाद जो है हमारा एम हो गया, ठीक है। अब जो है एस, एस, एस को किससे इंडिकेट कर रहा है? एस, एस को जो है 7 से इंडिकेट कर रहा है ना, तो 6 4 7 आना चाहिए हमारा, 6 4 उसके बाद 7, तो 6 4 7 6 4 7 6 4 7, अभी 3 यानी ए कट गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखे टी, टी का 8 आना चाहिए, टी का 8 यहाँ पे दिया हुआ ना, तो 8 में देखे इसमें भी 8 है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 0 आ गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास सी और डी। 8 के बाद क्या है दोस्तों? तो आना चाहिए हमारा आर का, आर का वैल्यू क्या है? तो आर का वैल्यू आपने देखा 0 है, तो 8 के बाद 0 आना चाहिए, तो इसमें 0 है बट इसमें 2 है, तो ये भी कैंसिल हुआ। आंसर हमारा बना राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखें कि अगला है हमारे पास, बॉय को ये लिखा जाता है, ठीक है, तो कैट को किस रूप में लिखेंगे? देखिए यहाँ पे ये कैसे लिखा गया दोस्तों,
यहाँ पे जैसे बी लिख दिएंगे, ठीक है, बी, और इसके जस्ट पहले ए आता है, इससे जस्ट पहले ए आता है, और बी जो है इससे एक और पहले, ठीक है, दोनों हम पहले वाले लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा गया। ओ, ओ जो होता है 15 पे। अब कह रहा है क्या, कि दोनों बढ़ाना है, मतलब 17 17 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दो दो इंक्रीज किया गया है। इसमें देखना ना, एक एक घटा है, इसमें दो दो बढ़ा है। तीसरा देख लेते क्या है, वाई से जेड है, इसमें भी क्या हुआ, बढ़ा हुआ है। तो पहला में क्या होता है, पहला में घटता है, ठीक है, पहला में एक घटता है, दूसरा में दो बढ़ता है, तीसरा में क्या होता है, तीसरा में भी एक बढ़ता ही है। क्या, पाई से जेड, हाँ बढ़ता ही है एक। तो वैसा ही हम लोग को इसमें करना है, सी, सी से हमें एक घटाना होगा, यानी बी बी लिखना होगा, बी बी से स्टार्ट होगा, ठीक है, बी और बी। जस्ट उसके बाद ए है, ए को हम लोग को दो बढ़ाना है, तो दो बढ़ाइएगा तो सी, यानी सी सी आना चाहिए, ठीक है। जस्ट उसके बाद है टी, टी का मात्र एक ही बार है, टी के बाद आता है यू, यू डबल यू। तो देखिए बी डबल सी डबल यू कौन है, बी डबल सी डबल यू, आंसर नंबर आपका सी है। अगला प्रश्न देखें कि 42 से लेकर 46 तक अनुच्छेद को पढ़े और दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। ए और बी क्रिकेट खेलते हैं, ए और बी क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं, बी और ई हॉकी खेलते हैं, ए और सी वॉलीबॉल खेलते हैं, सी और डी हॉकी और टेनिस खेलते हैं, तथा सी और ई फुटबॉल खेलते हैं। कौन टेनिस नहीं खेलता है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए आपको एक बाई चार्ट बनाना होगा, उसमें कि कौन फुटबॉल खेलता है, कौन वॉलीबॉल, कौन क्रिकेट, कौन टेनिस, उसके अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। तो आइए हम इस बाई चार्ट को बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बनानी होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको बनाना होगा दोस्तों ऐसे, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितने आदमी हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया कि हाँ ये मैन है, कितने आदमी हैं, तो कितने हैं दोस्तों, इसमें डाल देते, एक दो तीन चार एक पाँच, तो ए बी सी डी और ई, यही पांच आदमी हैं। देखिए यहाँ पे एक क्रिकेट है, एक क्रिकेट है, एक टेनिस है, एक हॉकी है, एक वॉलीबॉल है और एक फुटबॉल है, ठीक है। हम शॉर्ट में लिखते हैं, यहाँ पे क्रिकेट को सी से, टेनिस को टी से, ठीक है, हॉकी को एच से लिखे, और वॉलीबॉल को वी से लिखे, या फुटबॉल को एफ से, ठीक है। तो आइए अब इसे हम बताते हैं क्या दोस्तों, कि ए जो है क्या क्या खेलता है। तो ए क्रिकेट भी खेलता है, ठीक है, ए टेनिस भी खेलता है, ए हॉकी लेकिन नहीं खेलता है, ठीक है, वॉलीबॉल भी खेलता है, और ये फुटबॉल भी खेलता है, ठीक है। जो जो भी खेल रहा है उस पे आपको टिक लगाना है, जो नहीं खेलता उसको सीधे काटना है। ऐसा ही आप बनाइएगा तभी जाके ये बनने वाला है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको देखने में सहूलियत हो, और आंसर को आप अच्छे से मैच कर पाएँ, ठीक है ना। चलिए तो ये डायग्राम है हमारा, ठीक है ना, कि कौन खेलता है कौन नहीं खेलता है। साइन है हमारा खेलने के लिए, और काटे हुए हैं हमारा नहीं खेलने के लिए, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट करिए। चलिए हम लोग आंसर बनाते हैं इसका। क्या है इसमें पहला प्रश्न, कि कौन टेनिस नहीं खेलता है, बताइए कौन टेनिस नहीं खेलता है। आप तो डायग्राम देख के बता सकते हैं। तो आंसर नंबर आपकी क्या आएगी, ई जो है टेनिस नहीं खेलता है। अगला देखिए, कौन क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल खेलता है। फिर से आप देखकर बता सकते हैं कि कौन क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल खेलता है। तो कौन खेलता है दोस्तों, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर डी, ए। ना, कौन जो है हॉकी क्रिकेट और टेनिस खेलता है, कौन हॉकी क्रिकेट टेनिस खेलता है, तो कौन खेलता है दोस्तों, यह खेलता है बी। कौन केवल हॉकी और टेनिस खेलता है, कौन केवल हॉकी और टेनिस खेलता है, तो डी खेलता है। अगला है हमारा प्रश्न कि कौन जो है हॉकी टेनिस और फुटबॉल खेलता है, कौन खेलता है, तो यह खेलता है सी। अगला देखिए प्रश्न हमारा 47 से लेकर 49 तक किससे पढ़े बनेंगे। देखिए ए बी सी डी ई सभी के पास 6 गेंद है, 5 व्यक्ति है जिनके पास सभी के पास 6 गेंदे हैं। बी 2 गेंद ई को देता है, जिसमें जिसने एक गेंद डी को दे दी। ए 4 गेंद सी को देता है, जो 2 गेंद बी को देता है। बी 3 गेंद डी को देता है, तो एक गेंद ए को देता है। तो बी के पास कितने गेंद हैं, ये हमें बतानी है। तो बी के पास कितने गेंद हो जाएंगे, बी के पास कुल 3 गेंद होंगी,
अगला है कि सी के पास कितना गेंद होगा। सी के पास कितना गेंद होगा दोस्तों, तो सी के पास कुल 8 गेंद होगा। अब सबसे अधिक गेंद जो है किसके पास होगा, सबसे अधिक गेंद डी के पास होगा। सबसे अधिक गेंद डी के पास, डी के पास कुल कितना होगा, 9 गेंद होगा। अगला देखिए, यदि फ्रेंड का संबंध इससे है, इसका विपरीतार्थक का संबंधवाचक निम्नलिखित में से क्या होगा, हमें बताना है। जिस प्रकार फ्रेंड मतलब संज्ञा का संबंधवाचक है, फ्रेंडली विशेषण है, अगर फ्रेंड का विपरीतार्थक एनिमी होता है, एनिमी होता ही है फ्रेंड का, है ना, तो इस प्रकार एनिमी एक संज्ञा है और उसका वाचक क्या होगा, हॉस्टली, हॉस्टाइल होगा, मतलब विशेषण होगा। तो आंसर, राइट आंसर क्या बनेगा, हॉस्टाइल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि 16 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत 60 रुपया, 6 सेंटीमीटर की कीमत का गणना हमें करना है। तो आइए हम अकॉर्डिंग टू प्रश्न चलते सीधे। 16 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य दिया हुआ है 60 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर का दाम कितना हो जाएगा, 60/16। हमें निकालना है 6 का, तो गुन्ने 6 कर दीजिए। काटिए अब इसको, 2 से 8 टाइम में, 2 से 3 टाइम में काटिए इसको, 4 से कटेगा, 4 से 2 टाइम्स में, 4 से काटिए 15 टाइम्स में, यानी कितना होगा 45/2। 45/2 इसे ब्रेक करिए तो कितना हो जाएगा 22.5। 6 सेंटीमीटर कपड़ों का मूल्य कितना होगा 22.5। ऑप्शन नंबर ए बन गया। देखिए 172 272 के 20% के बीच का अंतर हमें बताना है। तो बीच का अंतर कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 272 है दोस्तों, 272 का 20% यानी 1/5 सीधे लिख देंगे, माइनस 172 का, क्योंकि छोटा है इसलिए बाद में लिखेंगे, इसका भी 1/5 लिखेंगे। सीधे घटाइए तो आपके पास आंसर क्या आएंगे, आपके पास जो आंसर आ जाएंगे दोस्तों 100/5। इसको काटिए, काटिएगा तो कितना 20 आएगा। तो आंसर, राइट आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 124 और 93 को बिल्कुल विभाजित कर सकती है, तो वो कौन सी संख्या है, आइए निकाल के देखते हैं। तो 124 और 93 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या 124 93 का महत्तम समवर्तक हम निकाल देते हैं। तो 124 और 93 का निकालिएगा ना, तो आपके पास 31 × 4 आएगा, और ये किसका है 124 का है। और 93 का आप निकालिएगा तो इसमें भी 31 × 3 आएगा, तो इसमें निकला क्या, दोनों में कॉमन 31। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, एक आदमी 4 घंटे कार्य करके 15 दिनों में एक काम पूरा करता है, वह प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए कितने दिन में काम पूरा करेगा, कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो एक आदमी का कार्य कितना है 15 × 4 यानी 60 घंटे, और 6 घंटा प्रतिदिन करते हुए उसका कितना हो जाएगा, तो 60/6 यानी 10 दिनों में। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, करण 2 मिनट में 90 मीटर चलता है, 2 मिनट में कितना 90 मीटर, तो 5 मिनट में कितना दूरी चल लेगा, तो कितना 2 मिनट में 90 चलता है, तो 1 मिनट में कितना होगा 90/2 यानी 45 मिनट चलेगा, 45 मीटर चलेगा। हमें बताना है 5 मिनट में, तो गुना कर दीजिए यानी चलेगा 225 मीटर। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो आता है सामान्य जानकारी का आता है ना, तो देखिए इसमें प्रश्न क्या है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है, स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंस के द्वारा लिखा गया। आंसर बनेगा ऑप्शन सी। प्रिंसिपिया किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, प्रिंसिपिया न्यूटन के द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड एज आई सी इट अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। रिपब्लिक प्लूटो के द्वारा। पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। अगला देखें, कोलकाता डैश में स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था दोस्तों, तो आंसर बनेगा 1690 ईस्वी में स्थापना किया जाता है। सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर तीनों को मिलाकर जो है कोलकाता शहर का निर्माण हुआ। कोलकाता नगर का संस्थापक जो है था कौन था, जॉब चार्नॉक है। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता को राजधानी बनाया, और 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टी पर लिया, वही एक जो है किला बंद कोठी का निर्माण किया है। इस कोठी का नाम क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा है ना,
गेराल्ड औरंगियार, गेराल्ड ओंगियार जो है 1669 से लेकर 67 तक सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर बम्बई नगर की स्थापना करता है। अगला क्या है हमारा, बैक्टीरियारोफेज, बैक्टीरियारोफेज शब्द का प्रयोग किया, कौन प्रयोग किया? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, फेलिक्स डी हेरले, फेलिक्स डी हेरले, आंसर राइट आंसर बनेगा ए। यह एक तरह का वायरस है जो बैक्टीरिया पर हमला करता है ना। बैक्टीरियोफेज 4 भागों से बना होता है, सर, गर्दन, पूंछ और बेसल प्लेट। बैक्टीरिया जो है जीवाणु का खोज कब होता है? 1683 में लिवेनहॉक ने किया, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? लिवेनहॉक ही हैं। अगला प्रश्न देखें कि आईची टारगेट संरक्षण के लक्ष्य को विश्व किस वर्ष तक प्राप्त करेगा, किस वर्ष तक प्राप्त कर पाएगा? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी। ये हमारा करंट अफेयर है तो इसे आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट देखें, कृषि पारिस्थितिक तंत्र के आधार विकास का उद्देश्य जो है टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है। इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे किस रूप में जानते हैं? तो इसे जैविक संपोषित कृषि के रूप में जानते हैं। आंसर बनेगा यहाँ पे सी। जैविक कृषि के अव्यय क्या है? कार्बनिक खाद, जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति और जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य से, हरित क्रांति कृषि से, धूसर क्रांति उर्वरक उपभोग वृद्धि से, सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से है। अगला देखें, सब्जी और रसोई की जड़ी बूटी की खेती के रूप में जाना जाता है। सब्जियों की खेती को जाना जाता है। आंसर बनेगा डी यहाँ पे, सब्जियों और रसोई की जो है जड़ी बूटी की खेती के रूप में सब्जियों की खेती को जाना जाता है। एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपी कल्चर में यह जो दोस्तों मधुमक्खी का पालन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है ना। एग्रीकल्चर में यह कृषि से संबंधित है और एग्रीकल्चर सब्जियों का कृषि है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन शहर श्रीलंका का प्राचीन राजधानी था? कौन था दोस्तों? तो आंसर बनेगा अनुराधापुरम। अनुराधापुरम को चोल वंश के शासक जो था राजराज प्रथम ने ध्वस्त कर उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया था। राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका की राजधानी जो है पोल्लोनोरुबा को बनाया था। कोलंबो पूर्व राजधानी श्रीलंका की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा नगर भी है। श्रीलंका का वर्तमान राजधानी कौन सा है? श्री जयवर्धनपुरा कोटे। अगला प्रश्न देखें, चाबहार पोर्ट कहाँ स्थित है? चाबहार पोर्ट कहाँ पे है बताइए? तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, ईरान में है। यह सिया बहुलय देश है, यह सिया बहुलय देश है तथा यह जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। यह 10 कबीर व 10 लूट लवणीय रेगिस्तान है। यहाँ पे ओमान की खाड़ी के तट पर ईरान का चाबहार बंदरगाह स्थित है जो भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? श्रीलंका में है, जो चीन उसको प्रबंधन में लिए हुए है। करबला इराक का धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान है। अगला प्रश्न देखें, वन्य जीव अभयारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटी और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखे जा सकते हैं। इस अभयारण्य का सबसे संभावित स्थान क्या है? तो सबसे संभावित स्थान जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आंसर बनेगा डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला देखें, ये जलवायु परिवर्तन है दोस्तों। 2018 का 24वां सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इसे आप देख भी लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है, प्रीवियस ईयर का भी पूछ लेता है ये वाला, जलवायु से संबंधित है ना। तो ये जो है 24वां पोलैंड में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये याद रखिए कि पोलैंड में हुआ था 2018 में, 24वां सत्र था। अगला प्रश्न देखें कि भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था? यह था तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था। आंसर सी बनेगा यहाँ पे। तृतीय पंचवर्षीय
द्वितीय पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 66 के द्वारा बनाई गई थी और कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। इसी योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, जो झारखंड में बोकारो आयरन स्टील जो है इंडस्ट्री की स्थापना होती है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 के इसका मुख्य स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया को शुरू करना था, है ना। इस पंचवर्षीय योजना के कृषि का सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। अगला है कि भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गॉडगिल फार्मूला डैश में शुरू किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो आंसर बनेगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर ए बनेगा। इस योजना के मुख्य उद्देश्य जो है स्थायित्व के साथ विकास, आत्मनिर्भर को प्राप्ति करना था। भारत जो है विश्व का प्रथम देश है जो 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। आठवीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष का स्थापना मार्च 1993 में किया गया था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों जो उसे हम लोग 4 वर्ष ही चली थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना मात्र 4 सालों तक चली थी। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो कौन आर्टिकल है? आर्टिकल 1 है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची के विनिर्दिष्ट है। भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में क्या है दोस्तों? तो प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अपवाद का वर्णन किया गया है। 51 में क्या है? तो 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। अगला है हमारा कि वेल्स की राजधानी कौन है? वेल्स का राजधानी बताइए तो दोस्तों। आंसर बनेगा ए, कार्डिफ। वेल्स को प्रायः दुनिया का महल राजधानी कहा जाता है। ये यूनाइटेड किंगडम का एक संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य है जिसमें 4 देश शामिल है। इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स है। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की राजधानी है। लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी है। आयरलैंड की राजधानी जो है डबलिन है। अगला प्रश्न देखिए, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? यह थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। आंसर बनेगा राइट आंसर ए। भारत के 17वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा हैं। पहला गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुरकोनो थे। अगला देखिए, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? कौन भाषा में उपदेश दिए हैं दोस्तों? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, पाली भाषा में दिए हैं बुद्ध ने। अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में, श्रीपत्तनम में दिए थे। सारनाथ जो बनारस यूपी में पड़ता है। इसे बौद्ध ग्रंथों का धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। महावीर ने अपना उपदेश जो है अर्ध मगधी भाषा में दिए थे। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। अगला हमारा है कि दिल्ली सल्तनत डैश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था? तो यह बाबर के आक्रमण के कारण जो है वास्तव में समाप्त हो गया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पहली बार जो है तुगल लामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य का नींव डाल दिया। ईरान जो फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739
1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। चंगेज खां का नाम तेमुचिन था, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया है। तैमूरलंग ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के साथ 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया, तो सभी ने वास्तव में समाप्त कर दिया आक्रमण करके। अगला है हमारा कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कौन करवाए थे? तो आंसर बनेगा कुली कुतुब शाह करवाए थे। वर्ष 1591 में मशहूर चार मीनार इमारत एक चौराहे पर बनी। इसकी दिशाओं के चारों ओर रास्ते जाते हैं। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों के दोस्त कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इसके समय में 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। चार्ल्स विल्कन्स जो थे 1785 में भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना था। भारत में कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। अगला हमारा प्रश्न कि वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था? तो वंदे मातरम सबसे पहले 1896 ईस्वी में गाया गया था। उस समय जो है कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो है आनंद मठ में इन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इस गीत को गाने का समय जो है 1 मिनट 5 सेकंड लगता है। राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन विशन पंडित जो है नारायण घर में किया गया था। उस समय वो अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर। अगला हमारा मोहनदास करमचंद गांधी डैश के दौरान महात्मा गांधी बने। किसके दौरान बने दोस्तों? तो आंसर बनेगा ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान। राइट आंसर बनेगा ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को, महात्मा की उपाधि। ठीक है। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किए थे। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या को जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है ना। खिलाफत आंदोलन का शुरू करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के खिलाफ आंदोलन और अधिक बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में किस ग्रहों को मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं? तो किसको कहते हैं दोस्तों? यह शुक्र को कहते हैं। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं ना। शुक्र और वरुण की परिक्रमा दिशा विपरीत है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की वामावर्त है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति बड़े आकार का कारण जो है इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से भारत ने फ्रांस से कौन सा अधिग्रहण किया है? कौन अधिग्रहण किया है? ये सभी माहे यनाम और कराइकल। भारत फ्रांस से अधिग्रहण किया है नवंबर 1954 में। अगला प्रश्न देखें, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रास्फीति का कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण जो है धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट। आंसर बनेगा राइट आंसर सी होगा। अगला देखिए, वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इसका महत्वपूर्ण पहलू है परिकल्पना। आंसर क्या बनेगा? परिकल्पना। अगला देखिए, मनुष्य में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करती है? बड़ी आंत का काम क्या है? जल का अवशोषण करना। मनुष्य में यह लगभग बता दें आपको, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबी में छोटी होती है ना। तो मनुष्य में यह लगभग 5 फीट लंबी और 2.5 इंच चौड़ी होती है। बड़ी आंत 3 भाग में होते हैं। कौन कौन? सीकम,
रेक्टम और कोलन में। बड़ी आंत कोई एंजाइम सर्वाइव नहीं करती है, जहां जल और कुछ खनिज का अवशोषण होता है यहाँ पे बड़ी आंत में। अगला देखिए, अम्लीय वर्षा इसलिए होती है क्योंकि जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला है ऑटोट्रोपिक जीवों में शामिल है कौन? ऑटोट्रोपिक जीवों में कौन शामिल है? तो आंसर बनेगा सी, हरे पौधे और कुछ जीवाणु। पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता के कारण क्या होता है? होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आंसर बनेगा डी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है? किसमें है दोस्तों? तो आंसर बनेगा डी, एफ में है, फ्लोरीन में है सबसे ज्यादा। अगला है आर्क्योप्टिक्स जीवाश्म अवशेष की एक डैश के बीच एक कड़ी है। किसके बीच की कड़ी है दोस्तों? तो सरीसृप और पक्षी के बीच की। तो आंसर बनेगा, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किनके दिवस पे मनाया जाता है दोस्तों? तो यह जो है रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। सीवी रमन जो है 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई वैज्ञानिक थे। रमन प्रभाव का इन्होंने चिन्हित किया था। उनके यह पुरस्कार उनकी युगांतकारी खोज रमन प्रभाव के लिए मिला। सीवी रमन ने वर्ष 1934 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बेंगलुरु की स्थापना की है। अगला प्रश्न देखें। तो एमआरआई का अर्थ क्या होता है? एमआरआई का अर्थ होता है चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। आंसर बनेगा राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखें। तो गन मेटल शामिल है, किसमें गन मेटल शामिल है दोस्तों? तो आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर डी होगा। Cu 88% है और एसएन कितना है? 10% है। तांबा और टीन जास्ता का मिश्र धातु है। अगला देखें। निम्नलिखित में कौन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन कौन नहीं? तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन। आंसर डी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाते हैं। आंसर बनेगा यहाँ पे डी। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दे पर समझ और जागरूकता को बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया है। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी मनाते हैं 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस। 11 सितंबर को महाकवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि है। अगला देखिए। डी ऑक्सो कार्बोन्यूक्लिक एसिड डैश नहीं रखता है। क्या नहीं रखता है दोस्तों? तो यह जो है अर्धसूत्री विभाजन नहीं रखता है। आंसर बी बनेगा यहाँ पे कि डैश प्रक्रिया के माध्यम से युग्म का निर्माण होता है। तो आंसर बनेगा बी, अर्धसूत्री विभाजन से होता है। राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? बी राइट आंसर होगा। यह विभाजन जो है प्रजनन अंगों की कोशिका में होता है। फॉर्मर तथा मूरे 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन का नाम दिए थे। अगला देखें कि निम्नलिखित में कौन सी पानी में घुलनशील है? कौन पानी में घुलनशील है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, बी और सी। वसा में घुलनशील ADKE है। ADKE है वसा में, लेकिन पानी में कौन है? BC। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का, ये कौन सा है दोस्तों? यह जो है विद्यालय में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। तो आइए इसे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य क्या है? क्या है कार्य? आंसर बनेगा बी इसका, विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थियों को बताना कि कौन सा उसमें से बुद्धिमत्तापूर्ण चयन है। आंसर बी बनेगा। लोकतांत्रिक कक्ष
एक तरह का सीखने का माहौल है जहां बच्चों की आवाज़ सुनाई जाती है, बच्चों को आवाज़ सुनाई जाती है और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अभ्यास किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। वे एक सहयोगी तरीके से शिक्षण अधिगम गतिविधियों के लिए नियम और प्रक्रिया तय करते हैं। एक लोकतांत्रिक कक्ष की बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहला है लोकतांत्रिक मूल्य, दूसरा है शिक्षकों की जिम्मेदारी, तीसरा है शिक्षार्थियों की भूमिका, चौथा क्या है कक्ष की वातावरण, है ना। तो आप जानेंगे कि लोकतांत्रिक मूल्य जो होता है, लोकतांत्रिक मूल्य यह छात्रों की उनकी आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वे क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं ना। और शिक्षकों की जिम्मेदारी क्या होती है, तो लोकतांत्रिक कक्ष कक्ष में जो है शिक्षक निर्णय लेने में अपनी जिम्मेदारी साझा करते हैं, समानता और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षार्थियों की भूमिका क्या होती है, एक लोकतांत्रिक कक्ष में जो है शिक्षार्थियों को कहना है कि वे क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं और कक्ष कैसे कार्य करती है। कक्ष का वातावरण के बारे में जानते हैं। चौथा जो है लोकतांत्रिक कक्ष एक समूह के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, क्या है प्रश्न की क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी की एक समस्या है, वह अध्यापक से पूछता या पूछती है मैं क्या करूं, तो अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना, जिससे कि वह अपनी हल करने की सक्षम को पहचान सके। तो आंसर बनेगा, राइट आंसर डी होगा यहाँ पे। एक अच्छे शिक्षक के गुण ऐसे ही होते हैं ना। एक अच्छे शिक्षक के गुण जो होते हैं, एक अच्छा शिक्षक बनने की सूची में संसार कौशल सबसे ऊपर है। शिक्षक के रूप में मजबूत संचार कौशल होना, है ना, और सुनने का कौशल। एक अच्छे शिक्षक की होने की मतलब है कि आपके छात्र आपकी बात सुने और सुनिश्चित करें कि आप उनकी बातें सुनते हैं और आपने छात्रों की उनकी सभी प्रश्नों का उत्तर भी देकर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। धैर्य, यह भी एक गुण है और विशेष रूप से शिक्षण की दुनिया में एक शिक्षक होना और एक समय की नई बच्चों का संभालना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। अगला है योजना समूह की श्रेष्ठता व्यक्त राय है कि क्या है व्यक्त राय है, इसका है कि आंसर सी बनेगा यहाँ पे। यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। आंसर यहाँ पे सी बनेगा। अगला प्रश्न हमारा कि स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव के आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। किनके अनुसार किया जाना चाहिए दोस्तों, तो आंसर बनेगा डी, शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति। आंसर डी बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न हमारा कि शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना। अगला हमारा प्रश्न कि जैसे कि कक्षा के लिए लागू होता है अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विषय है। किसका विषय है दोस्तों, तो आंसर बनेगा बी, जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा का रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करने का। आंसर बी बनेगा। देखिए अध्यापक का मुख्य उत्तरदायी क्या है, अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, तो इनका दायित्व है कि अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए कि कक्षा अनुशासन डैश के प्रति उन्मुख होना चाहिए। किसके प्रति होना चाहिए दोस्तों, व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के प्रति। आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। विद्यालय प्रगतिशील कार्य। आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, विद्यालय विघटन के प्रबल कारक को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। आंसर बनेगा सी। अगला है निम्नलिखित में कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है। कौन है दोस्तों, तो आंसर बनेगा सी,
आश्रम विद्यालय, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को डैश सहायता करता है, क्या करता है? सुसंस्कृत बनाने में मदद करता है, आंसर डी बनेगा। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, आंसर बनेगा राइट आंसर ए। अगला देखिए, विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि क्या हो? हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए, बिल्कुल सही बात है। हर हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए तो ये विपरीत प्रभाव पड़ सकता है इस पे, है ना, आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, अपने दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल क्रियाकलाप डैश है, तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, मनोयोगमक विकास के लिए आवश्यक है, आंसर ए बनेगा। एक शिक्षक का कार्य क्या है? एक शिक्षक का कार्य है दोस्तों क्या है? तो आंसर बनेगा क्या? आंसर बनेगा आपका सी, अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना, आंसर सी बनेगा यहाँ पे। अगला देखिए, शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मूल्य उद्देश्य है विद्यार्थी को सर्वांगीण विकास की सुगम बनाना, आंसर बनेगा डी, सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में सूचना आदान प्रदान अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि अनुकूल वातावरण में किया जाता हो, तो आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिए, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? यह मूल्यांकन होने वाली गलतियों को कम करेगा इसलिए, आंसर डी बनेगा। अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं प्रवीणता मापने में, आंसर बनेगा बी, प्रवीणता मापने में। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए, किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण का करना चाहिए, आंसर बी बनेगा। अगला देखिए, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करना सिखाकर, आंसर बनेगा डी। अगला हमारा प्रश्न कि एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज डैश रखनी होगी, क्या हो रखनी होगी? तो सामान्य आवाज में रखनी होगी, आंसर डी बनेगा। किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटारे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना होगा? कौन सा कार्य करना होगा? व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने का मौका देना होगा, आंसर यहाँ पे डी होगा। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न छात्रों को सिखाने के लिए एक दिशा प्रदान करते हैं तथा शिक्षक इन प्रश्नों के माध्यम से यह जानने में समर्थ होता है कि छात्रों ने उनके द्वारा सिखाए गए पाठ को कितना सीखा है ना। तो शिक्षण सहायता सामग्री 3 प्रकार की होती है। पहला, श्रव्य व दृश्य उपकरण जिसमें चलचित्र व टेलीविजन सम्मिलित होते हैं। दूसरा, श्रव्य उपकरण जिसमें रेडियो, ग्रामोफोन तथा टेप रिकॉर्डर आदि सम्मिलित होते हैं। तीसरा है दृश्य उपकरण में श्याम पट पे जो मतलब प्रोजेक्टर वगैरह चित्र या फिर जैसे हमारा व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, उस पर जो ग्राफ वगैरह करके बना के उसके दिखाए नक्शे शामिल होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि वह शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अध्यापन जो है शिक्षा प्राप्त करने का स्तर निम्न है, कौन कौन है? स्वतंत्र विकास स्तर, याददाश्त व सक्षम स्तर और चिंतनशील जो है स्तर को। मतलब कि आपको ये होगा कि अध्यापन शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया में विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। यदि शिक्षक उत्साही व जोशीले होंगे तो वह छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होंगे। वह कक्षा में होने वाली गतिविधियों और चर्चाओं में अन्य छात्रों की सम्मिलित करने में सक्षम होंगे, है ना। तो ये हम लोगों ने ये भी सेशन कंप्लीट किया। फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।